Hello students, today we are going to discuss transcription in eukaryotes. Eukaryotic transcription is composed of three parts. First is regulation, second is transcription process, and third is post-transcriptional modifications. As you know, the regulation part is also very important, and transcription process is the basic process. While post-transcriptional modifications include cutting of messenger RNA in a right way. The basic transcription process includes three steps. First is initiation, second is elongation, and third is termination. As you know, these all the steps will be needing some regulation also. So the regulatory part is also important. But let me tell you one thing before we start this chapter. One query had come from one of among you. You wanted to know the questions of every chapter. तो मेरा इस बारे में कहना ये है कि जो बड़े हेडिंग्स होते हैं वो आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो फुल मार्क्स के होंगे. मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जो कि इस चैप्टर का टाइटल है, वो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है पूरा का पूरा, तो ये एक बड़ा हेडिंग है और बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, डिस्क्राइब इट इन डिटेल. इफ द हेडिंग्स आर स्मॉल, question will be small. So I have specifically darkened those question part or terminologies so that you can understand कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है और जो भी टर्मिनोलॉजी मैं कलर्ड में दे रही हूँ या डार्क में दे रही हूँ, उसका मतलब है कि वो एक क्वेश्चन है अपने आप में. अगर कोई हेडिंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अभी नीचे आएंगे, जैसे कि ये हेडिंग है असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि मेंशन अबाउट द असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स. दिस इज द क्वेश्चन. फिर उसका छोटा हेडिंग है आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज पे फुल क्वेश्चन की बजाय आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, जिसके एक पार्ट में वो कुछ और पूछे और आरएनए पॉलीमरेज दूसरा क्वेश्चन बन सकता है. तो ये शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं या और भी कुछ कह सकते हैं. इसी तरह जितने हेडिंग्स होते हैं आपकी चैप्टर में, वो सारे अपने आप में क्वेश्चन होते हैं. और जितनी टर्मिनोलॉजीज मैं डार्क में लिख रही हूँ वो 1 और 2 लाइनर्स हो सकते हैं और 30-40 वर्ड्स हो सकते हैं. उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो क्वेश्चन फ्रेमिंग तो बहुत ही इजी है और आप इसी तरह से लीजिए कि बड़े हेडिंग्स यानी आपको पूरा लिखना है और बड़ा क्वेश्चन, छोटे हेडिंग्स छोटी फॉन्ट साइज है तो छोटा क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी जहाँ पर कलर्ड में दी है वो अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है. तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं. और अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिफिकली करना है तो जब आप इन चीज़ों के प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिए HB पेंसिल से कि व्हाट आर आरएनए पॉलीमरेजेस, व्हाट इज असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इस तरह अपने आप क्वेश्चन बना के उस हेडिंग के ऊपर लिख दीजिए छोटे छोटे शब्दों में. तो ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं हर चैप्टर के. आपको अलग से कोई सारथी या कोई बुक खरीद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इनके ऊपर. और वैसे भी जब हम ये चैप्टर तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे ही मैंने ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर तैयार किया तो मैंने ये चैप्टर कम से कम 10-12 रिसर्च पेपर्स पढ़ के किया है और कोशिश की है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आए दिन नई रिसर्च होती रहती है.
तो जब तक मैं अपडेटेड आपको नहीं दूंगी तब तक मेरे देने का कोई फायदा नहीं है। तो जितना अपडेट मैं आपको दे सकती हूँ 2019 तक, 18 तक, 20 तक, उतना मैंने आपको देने की कोशिश की है। और जितना इसमें से जो कचरा पार्ट है वो मैंने निकाल दिया। बिल्कुल क्रिस्प मैटर देने की कोशिश की है ताकि आप उसको याद करके एग्जाम में लिख पाएं। तो इस तरह से आप अपनी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। खैर, ये तो एक जो क्वेरी आई थी क्वेश्चंस के लिए, वो मैंने उसका जवाब दिया है। अब हम वापस अपने चैप्टर पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एज अ होल यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो एक जो मेजर बात है वो ये है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फर्क होता है। ट्रांसलेशन के समय तो पूरा का पूरा डीएनए एनकोड होता है और दूसरा डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बहुत सेलेक्टिव है। जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। किसी एक जीन को एक्सप्रेस होना है या ग्रुप ऑफ जीन को एक्सप्रेस होना है, जैसा उस सेल की रिक्वायरमेंट होगी, तब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। सेल डिवाइड हो रही है और किसी जीन को, किसी प्रोटीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब उस समय ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। पूरा का पूरा डीएनए इसमें नहीं पार्टिसिपेट करता है, केवल उस जीन का जो फ्रेगमेंट है, यानी उसमें रेगुलेटरी पार्ट भी है और ऑपरेटिव पार्ट भी है जीन में, तो वो एक्सॉन है, इंट्रॉन है उस पर्टिकुलर जीन के, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम या पूरा का पूरा डीएनए। तो ये एक ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत फर्क होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स काम आते हैं, और ये भी डिसाइडेड होता है कि कौन सा स्ट्रैंड डीएनए का इसमें काम करेगा। तो टोटल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें कि पहला फेज है असेंबली और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन वाले पार्ट हैं, जैसा कि हम ऊपर वाले डायग्राम में देख चुके हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला स्टेप है असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम पीआईसी भी कहते हैं। पीआईसी बनने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और प्रमोटर रीजन ऑफ कोडिंग डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोटर रीजन यानी रेगुलेटरी जीन्स, जो कि वास्तव में वो आरएनए बनाने में एनकोडिंग उनकी नहीं होगी, लेकिन वो एक रेगुलेटरी पार्ट है, या इनिशिएशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है डीएनए टेम्पलेट एंड 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जब इनिशिएशन शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले चाहिएंगे। ये सब वो रॉ मटेरियल है जो हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। अब देखते हैं कि अलग अलग इनमें इन रॉ मटेरियल्स की क्या खासियत होती है और ये कैसे काम करते हैं। हम इनको बहुत डिटेल में नहीं इसमें लेंगे, स्ट्रक्चरल या अन्य चीज़ों में। हम इसमें केवल इनकी फंक्शनल पार्ट को देखेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेजेस आपका अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में, और जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ही बनाया है, अलग से लिया है, क्योंकि पॉइंट अलग है किताब आपके सिलेबस में। और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स, उनको भी मैंने अलग से डिटेल में डिस्क्राइब किया है, इसलिए यहाँ पर हम उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को ही ले रहे हैं, स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत हिंट होगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए पॉलीमरेजेस डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, इनको डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, और
इनका जो मेन काम है वो ये होता है कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से लगाएं और आरएनए को तैयार करें। और इनमें चाहिए होता है मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन एग्जैक्टली वही होता है जो ट्रांसलेशन में डीएनए पॉलीमरेज का होता है। यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं और इन तीनों का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग प्रकार के, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएनए अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो तीनों ही अलग अलग प्रकार के आरएनए को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक ह्यूमन जीनोम जो है वो 10⁹ बेस पेयर्स के करीब का बनता है। तो नेचुरल सी बात है कि इनमें बहुत सारी तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस होंगे और बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होंगे, लेकिन खास करके 3 प्रकार के जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं। इसमें आरएनए पॉलीमरेजेस फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्राइब करता है या बनाता है लार्ज राइबोसोमल आरएनए जो कि 28S का होता है, 18S और 5.8S को ये बनाते हैं। इन आरएनए पॉलीमरेजेस की जो पहचान है वो हमारे प्रमोटर रीजन में होती है और इन ऐसे प्रमोटर रीजन को जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को पहचानते हैं उनको क्लास 1 प्रमोटर्स कहते हैं। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये ट्रांसक्राइब करता है प्री एमआरएनए, यानी जो हम आगे देखेंगे जो एमआरएनए बन रहा है वो, और कुछ एसएनआरएनएस। ये जो है क्लास सेकंड प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर रीजन्स पर पाए जाते हैं, उनके द्वारा पहचाने जाते हैं। और इस आरएनए पॉलीमरेजेस में करीब 12 सब यूनिट्स होती हैं और जिसमें से कि RBP1 लार्जेस्ट सब यूनिट होती है और जो हमने प्रोकैरियोटा में बीटा सब यूनिट देखी थी उसके इक्विवेलेंट होती है। इसी तरह से RBP2 ये होमोलोगस होती है बीटा सब यूनिट से और P3 एंड P11 ये होमोलोगस होते हैं, अल्फा सब यूनिट के होमोलोगस होते हैं। इसी तरह अब अभी अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं ट्रांसफर आरएनए को, 5S आरएनए को और छोटे राइबोसोमल आरएनएस को, या हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के डिफरेंट प्रकार के अगर होते हैं तो उनको पहचानते हैं। और ये इनकी पहचान कौन करता है? क्लास 3 प्रमोटर रीजन में ये बाइंड करते हैं, वहीं पे इनकी पहचान की जाती है। तो ये जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के, ये जीन के अंदर ही हो सकते हैं और जबकि बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये अपस्ट्रीम पे होते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम तो इनके रेगुलेटरी रीजन से कोडिंग रीजन की तरफ जाना और डाउनस्ट्रीम होता है कोडिंग रीजन से रेगुलेटरी रीजन की तरफ आना। तो अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट से राइट को आगे बढ़ना, या जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आरएनए प्रिपरेशन है वहां से आगे का रीजन अपस्ट्रीम कहलाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें आपको हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रमोटर साइट्स में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये डीएनए टेम्पलेट है प्रोकैरियोट का और ये डीएनए टेम्पलेट है यूकैरियोट का। अब इसमें आपने यहाँ देखा था कि 10 टूवर्ड्स प्रमोटर या रेगुलेटरी रीजन में 10 और 35 के बीच में
रेगुलेटरी रीजन जो होता है उसमें प्रमोटर साइट्स होती हैं। और ये टाटा बॉक्स है, ये जो हमें यहाँ दिख रहा है ये टाटा बॉक्स है, जिसको प्रिबनाउ बॉक्स भी कहते हैं, जो प्रोकैरियोट में। जबकि यूकैरियोटा में 25 से 75 के बीच में ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर साइट्स होती हैं, और इसमें जो टाटा बॉक्स है वो 25 में होता है। अब इसमें ये देखने की बात है कि इसमें आपको लिखने का ये ढंग जो प्लस और माइनस है, इसका मैं आपको बता दूं कि ये साइट नंबर्स हैं, बेस पेयर नंबर हैं, और ये अगर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है डीएनए की कोडिंग, ये रेगुलेटरी रीजन है। ये सारा जो आपको दिखने को मिल रहा है ये रेगुलेटरी रीजन है, और जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ से कोडिंग शुरू हो रही है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ से कोडिंग शुरू होती है उधर के बेस पेयर्स को हम प्लस में लिखते हैं, और जो रेगुलेटरी रीजन है उसके बेस पेयर्स को हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाटा बॉक्स 25 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका नाम बदल के हॉगनेस बॉक्स कर दिया है। इसको कई बार हम गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग और हॉगनेस ने इनकी खोज की थी, इसलिए हम कहते हैं। तो टाटा रीजन जो है वो TA इस तरह के एडेनिन और थायमिन रिच सीक्वेंसेस इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह एक होता है CAAT या काट बॉक्स भी इसको कई बार कहते हैं। तो इसमें साइटोसिन और एडेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको काट बॉक्स कहा जाता है। तो ये जो दो बॉक्स हैं, हॉगनेस बॉक्स और काट बॉक्स, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक दो रीजन्स और भी होते हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये यूबिक्विटसली यानी सब जगह कंजर्व रूप में ये पाए जाते हैं या सब में पाए जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस इनकी प्रमोटर साइट्स में या इनके डीएनए टेम्पलेट में रेगुलेटरी रीजन के अंतर होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रमोटर यानी मेन डीएनए टेम्पलेट की। तो डीएनए टेम्पलेट में प्रमोटर्स जो हैं वो वाकई में एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को एक्सप्रेस करना है। तो और ये वो साइट्स हैं जिनके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड करेंगे, तब जाके डीएनए जो है एनकोड होगा या ट्रांसक्रिप्ट होगा आरएनए में। इसलिए प्रमोटर रीजन्स कंट्रोल करते हैं कि ये जीन जो इंटरेस्ट वाला जीन है जिसको एक्सप्रेस होना है या प्रोटीन का निर्माण शुरू होना है या एमआरएनए का निर्माण शुरू होना है वो कब होना है। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की तैयारी नहीं हो सकती। क्लास सेकंड न्यूक्लियर जीन प्रमोटर्स यानी जो कि मैंने बताया था पॉलीमरेज सेकंड, इनमें कॉम्बिनेशन होता है डीएनए सीक्वेंसेस का, जिसमें हम दो तीन रीजन्स को खास तौर पर देखते हैं इस प्रमोटर रीजन में, जिसमें पहला है कोर या बेसल प्रमोटर एलिमेंट्स, दूसरा रीजन कहलाता है प्रोक्साइमल प्रमोटर एलिमेंट जो कि थोड़ा दूर होता है, एंड डिस्टल एनहांसर एलिमेंट ये और भी दूर होता है। तो इस तरह से तीन रीजन्स हमें इस रेगुलेटरी पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखना ये है कि ये आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन कैसे स्टार्ट करेगा और इसको किस और चीज की आवश्यकता इसमें होगी। आरएनए कोडिंग के नियरेस्ट जो रीजन होता है उसको कोर प्रमोटर एलिमेंट कहते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है या औरों के साथ भी काम कर सकता है। इसमें हम देख रहे हैं हमें दो बॉक्सेस खास तौर पे दिखने को मिलते हैं। पहला है हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स, जिसकी हम पहले चित्र में देखकर बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि ये 5 to 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। यूकैरियोटा में इसका जो डिस्कवरी है हॉगनेस एंड गोल्डबर्ग ने की थी, हम बात कर ही चुके हैं, और 25 बेस पेयर साइट पर अपस्ट्रीम पर ये होता है। और इसके जो सीक्वेंसेस है वो TA भी हो सकता है
TAT/AA/TAT/TB हो सकता है। और ये जनरली फंक्शन करते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स वगैरह के साथ, जो कि हम आगे आके अपनी बात करेंगे इसमें। इनिशिएटर एलिमेंट होता है इसके अलावा, जिसको INR रीजन भी कहते हैं। ये इनिशिएटर एलिमेंट जो है पायरिमिडिन रिच ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएटर है। इसमें पायरिमिडिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है और स्टार्टिंग पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं। कई बार ये ओवरलैप भी कर जाते हैं स्टार्टिंग साइट को, यानी स्टार्टिंग साइट के थोड़ा सा उस तरफ को भी प्लस साइड में भी हो सकते हैं। और RNA पॉलीमरेज सेकेंड के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं। तो एक तरह से हम दो फंक्शंस इन दोनों एलिमेंट्स के देख रहे हैं कि जो टाटा बॉक्स है वो एक स्टार्टिंग साइट की लोकेशन डिटरमाइन करता है। अगर टाटा बॉक्स नहीं है तो ये इनिशिएटर रीजन इसकी स्टार्टिंग साइट को बनाता है, और अगर टाटा बॉक्स प्रेजेंट है तब ये जो INR रीजन है ये टाटा बॉक्स को मजबूत करता है या उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो स्टार्टिंग साइट का जो डिटर्मिनेशन है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ये फंक्शन किसका होता है? हॉगनेस बॉक्स एंड इनिशिएटर एलिमेंट का, जो प्रेजेंट होते हैं कोर प्रमोटर एलिमेंट्स के रूप में। कोर प्रमोटर रीजन जो है वो पॉलीमरेज सेकेंड को बाइंड करने का काम करता है, लेकिन डेस्पाइट ऑफ बीइंग अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, DNA polymerase still needs some transcription factors which are called TFS. These transcription factors may be TF second D, TF second B, TF second F, TF second E and TF second H. These transcription factors are essential for positioning of RNA polymerase in the regulatory gene or the promoter, and they are functionally equivalent to holoenzyme, which is composed of RNA polymerase subunits and sigma factor. The second regulatory region is called promoter proximal elements. तो ये रीजन्स जो हैं वो 50 और 200 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्टिंग साइट होते हैं, और इनसे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो पाए। इस रीजन में, प्रमोटर प्रोक्साइमल रीजन में, कार्ड बॉक्स और GC बॉक्स होता है। कार्ड बॉक्स जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं 5-3 CCAAT, it is a binding site for CART binding protein which are called CBP. The GC box has a rich sequence of GGGCGG3. They all are 5-3 chemical directions, and it is a binding site for transcriptional factor SP1. And in many kinds of functions, in many genes, there can be mix and match to give a functional promoter gene. It is not sure in which form these boxes will be present, but they are there, and it's a mix and match approach how the functional gene will work for creating a new RNA molecule or messenger RNA molecule.
This diagram gives you a better idea how the DNA template is present and how it functions. यहाँ आप देख रहे हैं कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का जीन मौजूद है और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आरएनए बनाने वाला या ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होगी और इधर वाला जो है, जहाँ पर ये माइनस साइड है, ये रेगुलेटरी रीजन है। इस रीजन में आप देख रहे हैं कि INR एलिमेंट है। ये हमारा कोर प्रमोटर रीजन है जो सबसे पास है इसके स्टार्टिंग पॉइंट के। उसके बाद प्रोक्साइमल कंट्रोल एलिमेंट है। तो कोर रीजन में टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, प्रोक्साइमल कंट्रोल में कार्ड बॉक्स और GC बॉक्स प्रेजेंट है और इनके ये जो बेस पेयर्स हैं ये 25 पर प्रेजेंट है और ये हमारा 50 से लेके 200 के बीच में कहीं पर भी ये दोनों प्रोक्साइमल कंट्रोल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा DNA कोडिंग होगी mRNA में जो बदलेगा। तो इस तरह से ये हमारा DNA टेम्पलेट एक होता है। ये जो सारे एलिमेंट्स हमने देखे हैं, कोर और प्रोक्साइमल एलिमेंट्स, ये क्या है? ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होने वाली जगह हैं। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिन पर वो बाइंड करते हैं और जब ये सारी बाइंड हो जाती हैं अपस्ट्रीम साइड में यानी रेगुलेटरी साइड में, तो इसको नाम दिया जाता है सिस एक्टिंग एलिमेंट। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको मैं डार्क कलर से दे रही हूँ जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो शॉर्ट ही क्वेश्चन क्यों नहीं हो। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिस एक्टिंग एलिमेंट। इसी तरह पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑक्टामर बाइंडिंग साइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो खैर, तो ये सिस एक्टिंग एलिमेंट जो होता है ये RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जब बाइंड हो जाते हैं तो इनको सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। और इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बाइंड होने के बाद फिर जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सेल का जो भी एनवायरमेंट होता है, उससे जो भी उसको स्टिमुलस या उत्प्रेरण मिलता है, उससे ही इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। अब इसी में एक और होता है ऑक्टामर बाइंडिंग साइट। टाटा सीक्वेंस के पास में एक ऑक्टामर बाइंडिंग साइट और पाई जाती है। ये खास करके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 जीन के लिए B सेल्स में पाई जाती है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को प्रमोटर से बाइंड होने में हेल्प करें। यानी ऑक्टामर बाइंडिंग साइट्स वो जगह होती है टाटा सीक्वेंस के पास जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को प्रमोटर रीजन में यानी डिस्टल रीजन, इस रीजन में बाइंड करने में मदद करती है। और ये खास करके देखने को कहाँ मिलती है? हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी क्लास 2 प्रोटीन बनाने वाले जो जीन होते हैं B सेल्स में, उसमें ये ज़्यादा देखने को, यानी MHC क्लास 2 जीन की बनने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें ये खास तौर पे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब ये चित्र क्या बोल रहा है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं आगे जब बात करेंगे तब इस चित्र की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो रीजन है डिस्टिल एनहांसर एलिमेंट,
ये भी ट्रांसक्रिप्शन साइट से बाइंड करता है। और ये जो है डिस्टल एनहांसर, ये कभी कभी कोडिंग रीजन में भी होता है। ये हमेशा अपस्ट्रीम में हो ये ज़रूरी नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम में भी कई बार हो सकता है। और इसका काम क्या है कि ये डीएनए में थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को, मतलब उसमें कम या बढ़ोतरी कर सकता है। ज़्यादातर ये बढ़ोतरी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एनहांसर। और ये भी कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बाइंड करते हैं। तो डिस्टल एनहांसर एलिमेंट्स का क्या यूज़ है कि ये एनहांसर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाते हैं। अब ये बढ़ाते कैसे हैं कि जब भी प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनसे बाइंड होता है तो प्रोटीन का शेप बदल जाता है, और शेप बदलने के बाद उसकी प्रोटीन की क्रिया प्रमोटर साइट से होती है। इसको हम इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये डीएनए का डिस्टल कंट्रोल रीजन है जिसके ऊपर एनहांसर्स लगे हुए हैं, और यहां पर ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़ गए किसी पर्टिकुलर जीन के। ये थे सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वो जुड़े। उसके बाद ये डिस्टल एलिमेंट में एनहांसर रीजन में डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़े। तो उससे क्या हुआ कि डीएनए मुड़ा, बाइंडिंग आई डीएनए में, और डीएनए बाइंड हुआ, और ये जो एनहांसर्स थे ये प्रमोटर के ज़्यादा पास आ गए। यानी आप कल्पना करें कि ये रीजन अगर स्ट्रेट होगा, एनहांसर ये जब स्ट्रेट था, उसमें बाद में, एंड क्योंकि हम डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट्स कह रहे हैं तो ये इधर हो सकता है। तो जब इसमें ये वाले डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जुड़े एनहांसर रीजन के साथ, तब क्या हुआ, इसमें एक लूप फॉर्मेशन हुआ, और उसके लूप के फॉर्म होने से क्या हुआ कि ये जो एनहांसर रीजन है इस प्रमोटर साइट के ज़्यादा पास आया, और ज़्यादा पास आने से ये प्रोटीन और इनकी इंटरेक्शन बढ़ गई, वो आपस में जुड़े। ये जीन ए की बात हो रही है। इसी तरह जीन बी में भी हो सकता है कि ये लूप सी बन जाती है, डीएनए में बाइंडिंग हो जाती है, और बाइंडिंग के साथ ही मौका हो जाता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तेज हो जाए। तो इस तरह ये जो डिस्टल एनहांसर एलिमेंट्स हैं, इनका काम होता है कि ये रेट को बढ़ा दें। कैसे? बाइंडिंग करके डीएनए के शेप में। तो इस तरह से डीएनए मस्ट बाइंड टू, ये लिखा है जैसे इसमें, डीएनए मस्ट बाइंड टू अलाउ द प्रोटीन्स एट द टू साइड्स टू कम इनटू कांटेक्ट। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्या है कि वो इनको बाइंड करवा के शेप चेंज को और एनहांस करती हैं इस पूरी प्रक्रिया को, आरएनए। और इसी तरह से सीपीजी आइलैंड्स भी होते हैं। मुझे नहीं पता सीपीजी आइलैंड्स आपकी बुक्स में मिलेंगे या नहीं, क्योंकि ये खोज 2000 के आसपास की है, और कई जगह ये नहीं भी मिलते हैं, लेकिन इनकी लेटर ऑन खोज हुई थी। इसमें क्या होता है कि सीपीजी जो प्रक्रिया है ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास होती है, ये सीजी साइट्स। और सीपीजी साइट्स या सीजी साइट्स जो हैं, ये साइट्स स्टार्टिंग के पास होने की वजह से इनमें जीनोमिक रीजन्स कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं? 5'C फॉस्फेट साइटोसिन एंड गुआनिन, जो कि आपस में
फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं 5 से 3 के डायरेक्शन में, ये इसमें होते हैं। अब इन जनरल क्या होता है कि CpG हमने इसलिए लिखा इसको बजाय CG के, क्योंकि अगर DNA में ये नॉर्मली जब भी साइटोसिन पाया जाता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये मिथाइलेट हो जाए, इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, इसकी टेंडेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर इन CpG आइलैंड्स में मिथाइल ग्रुप्स जुड़ने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर इन CpG रिच या CG साइट्स बहुत ज़्यादा जिन जगहों पर इकट्ठी हो जाती है उनको हम आइलैंड्स कह देते हैं। और ये जो है पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट्स में हाउसकीपिंग जीन्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। CpG आइलैंड्स जो हैं जीनोम में, वो बहुत ही फंक्शनली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और वर्टिब्रेट्स में इन जनरल ये पाए जाते हैं और हाउसकीपिंग जीन्स में ऑलमोस्ट सभी में पाए जाते हैं। अब हाउसकीपिंग जीन्स वो होते हैं जो कोशिका की सामान्य क्रियाओं के लिए सामान्य प्रोटीन्स को पैदा करते हैं या उनको उत्पन्न करते हैं। वो सामान्य हाउसकीपिंग या देखरेख करना जिसको कहते हैं हम, तो वो हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं। तो 40% प्रमोटर्स में ये मैमेलियन जीन्स में पाए जाते हैं और करीब करीब ह्यूमंस में 60% प्रमोटर्स में ये पाए जाते हैं। और एक ह्यूमन जीनोम में करीब करीब 28,890 के करीब CpG आइलैंड्स होते हैं और इनमें से भी 50,267 मेन हो सकते हैं अगर रिपीटेड इनके सीक्वेंसेस पाए जाएं। मैमेलियन जीनोम में करीब CpG आइलैंड्स की जो लंबाई होती है वो 300 से 3,000 बेस पेयर लंबी ये जीनोम हो सकते हैं, यानी CpG आइलैंड्स हो सकते हैं। और 21 और 22 DNA रीजन में 500 से बेस पेयर ज़्यादा जो ट्रू CpG आइलैंड्स थे वो पाए गए हैं। लेकिन जनरली इनमें ये देखा गया है कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो 55 से लेके 65% तक की होता है। सामान्य कोडिंग रीजन में DNA के या इस DNA टेम्पलेट में अगर हम कोडिंग रीजन में जाएं तो साइटोसिन और ग्वानिन की ये टेंडेंसी होती है कि उनमें मिथाइलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मिथाइलेशन इन आइलैंड्स में हमें कम देखने को मिलता है। और अगर हम ज़्यादा मिथाइलेटेड रीजन्स को देखते हैं तो हम ये पहचान सकते हैं कि जो नया बनने वाला DNA कौन सा है और पेरेंट कौन से हैं। और इसी तरह से ये जो मिथाइलेटेड साइटोसिन है जो सामान्य DNA कोडिंग में होते हैं वो थायमिन में बदलने की उनकी टेंडेंसी होती है, उनमें डीएमिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। तो और इस डीएमिनेशन प्रक्रिया के लिए थायमिन DNA ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम TDGB कहते हैं। और इस तरह से जो साइटोसिन है वो थायमिन में बदल जाते हैं। मिथाइलेशन में और हिस्टोन में अगर मॉडिफिकेशन होता है, अगर ये जो CpG आइलैंड्स हमारे हैं अगर इनमें मिथाइलेशन हो जाता है तो उससे क्या होगा कि इनकी जो खास करके ये क्योंकि इनकी स्टडी हिस्टो कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स में ज़्यादा हुई है तो उसमें हिस्टोन में मॉडिफिकेशन होने के कारण जो कोडिंग की प्रक्रिया थी वो रुक जाती है अगर इनको मिथाइलेटेड कर दिया जाए CpG को। तो इस तरह जो मिथाइलेशन अगर इनका हो जाता है तो ये अपने फंक्शनिंग को यानी DNA की कोडिंग रुक जाती है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
इनमें जो है, जैसा मैंने पहले बताया था कि मोस्टली जो प्रक्रिया है वो 55 से 60% तक के रेशियो के चेंजेस आते हैं। तो ये देखा गया है कि सीपीजी में सारे के सारे अनमिथाइलेटेड होते हैं अगर एक्टिवली कोडिंग चल रही होती है तो। लेकिन जैसे ही इनको मिथाइलेटेड किया जाता है तो जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया रुक जाती है, और यही इनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस सीपीजी आइलैंड्स की होती है। ये जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये डीएनए टेम्पलेट है, और ये वाला जो है सीपीजी आइलैंड्स का पूरा रीजन है। सीपीजी आइलैंड्स में जनरली क्या होता है कि पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें ये दोनों तरफ काम कर रहा है, ये बाई डायरेक्शनल हो रहा है, यानी इधर भी और इधर भी। इसमें ट्रांसक्रिप्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टाटा रीजन आया तब तक भी इसमें टाटा रीजन के आने के बाद प्रक्रिया यूनिडायरेक्शनल हो गई, इधर ट्रांसक्रिप्शन होने लग गया। अब अगला आप देखिए कि इस वाले सीपीजी आइलैंड वाले रीजन में अगर मिथाइलेशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक गई, जीन का स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये वाला जो इसका गुण है कि मिथाइलेशन से जीन एक्सप्रेशन रुक रहा है, इसको बहुत सारी रिसर्च में काम में लिया गया है। और जब भी रिसर्चर्स को अपने जीन को स्विच ऑफ कराना होता है तो उसको मिथाइलेटेड कर देते हैं इस रीजन को, तो उस जीन का एक्सप्रेशन एकदम से रुक जाता है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो सीपीजी आइलैंड्स की ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। वो एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए में या इसमें सीपीजी आइलैंड्स में, वो कहलाता है मिथाइल ट्रांसफरेजेस। तो और मैमल्स में जब जीन एक्सप्रेशन रुका हुआ होता है उस समय, यानी कोई भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं चल रही होती है, तो 70 to 80% सीपीजी साइटोसिन्स मिथाइलेटेड होते हैं। और इसके मिथाइलेशन की स्टडीज वगैरह जो भी चलती हैं, उनसे जो पूरे जीन की स्टडी होती है उस शाखा को हम नाम देते हैं एपिजेनेटिक्स, और ये जो स्टडी होती है उसको हम एपिजीनोम कहते हैं। तो ये जो मिथाइलेटेड सीपीजी जो है, ये क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में, कैंसर में, जीन साइलेंसिंग में, इन सब में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी पाया गया है कि डिस्टिल प्रमोटर एलिमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सीपीजी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब हम ये, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हमारा हो चुका है यहाँ तक और इसको अपलोड होने में दिक्कत हो सकती है, तो हम इसको अभी इस वाले पार्ट को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, वो हम तीसरा पार्ट जो है इसका, फर्स्ट था आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेजेस, और दूसरा था प्रमोटर रीजन्स, और तीसरा है अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।